नमस्कार, मैं डॉक्टर महेंद्र पाटीदार। आज हमारी जो टीईटी का एग्ज़ाम होता है, चाहे एमपी टेट हो, सी टेट हो, यूपी टेट हो, उसमें यहाँ पर प्राथमिक स्तर के लिए जो एग्ज़ाम होती है उसमें गणित के कॉन्टेक्स्ट में पैडागॉजी का भी बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। कभी कभी यहाँ पर ये बातें तो आती हुई दिखाई देती है कि गणित का ज्ञान होना और गणित पढ़ाने का ज्ञान होना, इन दोनों में अंतर है। इसलिए कभी कभी हम यहाँ पर देखते हैं कि 90-80% वाला भी जो है फ्लॉप होता हुआ दिखाई देता है, 70-60% वाला भी जो है वो उससे ऊपर जाता हुआ दिखाई देता है। तो इसलिए यहाँ पर गणित का जो शिक्षण शास्त्र है या गणित की जो पैडागॉजी है वो आपके पास यहाँ पर क्या कहती है, उससे रिलेटेड जो है हमको चर्चा शुरू जो है करनी है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। गणित की परिभाषा क्या है? क्योंकि यहां पर कभी कभी ये भी ठीक है कि गणित के बारे में हम क्या उद्देश्य होते हैं गणित पढ़ाने के, सामान्य उद्देश्य क्या होता है, विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है, विशिष्ट उद्देश्य किस पर निर्भर करते हैं, गणित पढ़ाने की विधियां क्या क्या है, परिवेश आधारित टाइटल जो है वो परिवेश आधारित वस्तु में हमारे पास क्या क्या होता है गणित पढ़ाने की, वो 5 मेथड्स हमारे पास यहाँ पर कौन कौन सी हैं, कौन कौन से एविएट्स जो है इसमें यहाँ पर ज़्यादा अप्रोप्रिएट होते हुए दिखाई दें। तो ये बातों को लेकर के जो है वो हमको इसमें डिस्कशन करने की आवश्यकता करने की महसूस होगा। ठीक है, तो गणित की परिभाषा में पहला आपके पास कॉन्सेप्ट आया कि गणित का शाब्दिक अर्थ होता है कि वह शास्त्र जिसमें गणनाओं की प्रधानता होती है, उसको हम यहाँ पर जिस नाम से जानते हैं वो कहलाता है गणित। बात तो सही है, उसने वो एक बात पर जो उस पर महत्व दिया है और वो क्या है आपके पास, तो वो उसने यहाँ पर कहा कि कैलकुलेशन जो कुछ भी है वो इस दुनिया में यहाँ पर कैलकुलेशन वाला पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण और बड़ा काम का है यहाँ पर। तो इसलिए जहां पर गणनाओं की प्रधानता होती है उसको हम जिस नाम से जानते हैं वो हमारे पास यहाँ पर क्या कहलाता है, तो उसको जो है गणित कहते हैं। तो क्या गणित की सर्वमान्य परिभाषा है, क्या गणित की डेफिनेशन हो गई? आंसर आता है नहीं। इससे रिलेटेड और अगर हम यहाँ पर कुछ विद्वानों की बात करें तो उन्होंने कहा कि गणित को गणनाओं का विज्ञान कहा जाता है। अब ये शब्द जो है वो यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया विज्ञान वाला, क्योंकि जिस प्रकार से विज्ञान एक प्रोसेस के प्रिंसिपल पर काम करता हुआ दिखाई देता है, उसी प्रकार से गणित को भी सॉल्व करने की गणित की भी एक प्रोसेस होती है। और उस प्रोसेस से यदि व्यक्ति अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है तो वो सफलतापूर्वक उन उद्देश्यों को जो है वो प्राप्त करने में सफल हो सकता है। तो इसलिए यहां पर ये परिभाषा भी, ये डेफिनेशन भी, ये कॉन्सेप्ट भी कोई गलत नहीं है कि गणित को गणनाओं का विज्ञान कहते हैं। फिर यहां पर कि गणित को संख्याओं एवं स्थान के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। अब यहां पर भी देखा जाएगा तो ठीक है, ये सब अपने अपने जो एक्सपर्ट होते हैं इस दुनिया के, जो एक्सपर्ट हैं, उन एक्सपर्ट के हिसाब से सबके अपने अपने विचार हैं। कि किसी ने यहां पर कहा कि गणनाओं का विज्ञान, तो कोई कहता है कि यदि हम इसमें यहां पर गणनाओं की प्रधानता हो, कोई यहां पर कहे कि गणित को संख्याओं एवं स्थान के विज्ञान के रूप में। अब यहां पर ये दो टाइटल ले लिए कि संख्याओं एवं स्थान के विज्ञान के रूप में जब अगर उसे परिभाषित किया जाता है तो उसे जिस नाम से जानते हैं वो क्या कहलाता है, तो वो हमारे पास यहां पर मैथमेटिक्स कहलाता है। फिर यहां से आगे की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो इसमें बात अपने पास आती है गणित को मापन मतलब माप तोल, मात्रा तथा दिशा के विज्ञान के रूप में स्पष्ट किया जाता है। तो एक बात तो यहां पर स्पष्ट आ गई कि इसमें यहां पर जितनी भी टर्मिनोलॉजी जो है इस कॉन्टेक्स्ट में यूज हुई है, कहीं ना कहीं इन सब का इसमें मानना है कि ये एक विज्ञान का रूप निभाता हुआ दिखाई देता है कि गणित को मापन, उसी प्रकार से हमारे पास यहां पर मात्रा दिशा के विज्ञान के रूप में यदि इसको हम आइडेंटिफाई करें तो उसको हम यहां पर मैथ्स कहते हैं। हाँ ठीक है, ये एक जनरल सी परिभाषा आएगी जिसमें हम ये कह सकते हैं कि ये गणनाओं का एक विज्ञान है, ये संख्याओं का एक विज्ञान है, ये मात्रा तोल आकार दिशा आदि को निर्धारित करने वाला एक विज्ञान है। और उसको हम यहाँ पर जिस नाम से जानते हैं वो क्या कहलाता है, तो उसको हम यहाँ पर गणित कहते हैं।
फिर एक विद्वान आता है और उस विद्वान का नाम है हॉगबेन। इसने ये कहा कि गणित सभ्यता का दर्पण है। ठीक है, ये इनका पर्टिकुलर अपना विचार है। कोटेशन के कॉन्टेक्स्ट में किसी एग्जाम बेसिस में अगर हाईलाइट इस प्रकार की बातें, एक आध कोटेशन हाईलाइट हो जाते हैं तो हमको ये पता हो कि गणित को सभ्यता का दर्पण किसने कहा। तब हमारे पास यहां पर बात आती है कि गणित को सभ्यता का दर्पण करने वाला जो कहने वाला जो विद्वान है उसका नाम है आपके पास यहां पर हॉगबेन। फिर यहां पर जो पीसी महालनोबिस साहब का नाम जो है आता है कहीं ना कहीं इसमें, क्योंकि पीसी महालनोबिस साहब ने भी जो है उसमें इस प्रकार की चर्चा की है। फिर एक बात यहां पर इन सब परिभाषाओं कैलकुलेशन के आधार पर यह आता है कि गणित, अंक, अक्षर, फिर यहां पर चिन्ह आदि संकेतों का वह विज्ञान है जिसकी मदद से परिमाण, दिशा एवं स्थान का बोध होता है। अब यहां पर इन सभी परिभाषाओं को कंबाइन किया गया, कंपाइल किया गया। कंबाइन और कंपाइल करने के बाद में जो है उसने उसको यहां पर ऐड किया। तो ये टाइटल आपके पास यहां पर क्या कि अंक हो, फिर हमारे पास यहां पर संख्या हो, चिन्ह हो, उनका एक विज्ञान है। उस विज्ञान को हम यहां पर जिस नाम से जानते हैं वो कहलाता हमारे पास यहां पर गणित। मतलब अलग अलग परिभाषाओं को सबको जो है यहां पर जोड़ दिया गया। ठीक है। फिर एक महत्वपूर्ण बात कि गणित विषय का आरंभ गिनती से ही हुआ है तथा संख्या पद्धति इसका एक विशेष क्षेत्र है जिसकी मदद से गणित की अन्य शाखाओं को विकसित किया गया। अब यहां पर ऐसा नहीं कि गणित केवल गणित के लिए यूज है, इसकी यहां पर मैनी ब्रांचेस जो है वो आपके पास आती हुई दिखाई देती है। ठीक है। तो जिस प्रकार से हम यहां पर हॉगबेन का एक स्टेटमेंट याद करते हैं उसी कॉन्टेक्स्ट में इंडियन स्टैटिस्टिक्स की जब अगर बात की जाती है तो वहां पर ये जो पीसी महालनोबिस साहब हैं जिनका योगदान भी कहीं ना कहीं हमने यहां पर भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी लिया है और वहां भी इनका नाम बड़ी शिद्दत के साथ लिया जाता है क्योंकि कैलकुलेशन की जरूरत वहां भी पड़ती है। तो उन्होंने कहा कि जो भारतीय सांख्यिकी है उनके जनक कहीं ना कहीं हम पीसी महालनोबिस साहब को मानते हैं। अब यहां पर बात आई गणित शिक्षण के उद्देश्य, मतलब सामान्य उद्देश्य। तो दो तीन टर्मिनोलॉजी होती है कि एक हमारे पास जनरल ऑब्जेक्टिव होते हैं और एक हमारे पास यहां पर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो जो जनरल ऑब्जेक्टिव होते हैं उसके लिए पहला ही इसमें यहां पर पॉइंट बढ़िया और काम का और पावरफुल टाइटल यहां पर लिखा हुआ है और उन्हें कहा कि ये उद्देश्य मापनीय नहीं होते, ये यहां पर आपके पास काम का है। तो जब अगर हम यहां पर कहें कि मापनीय नहीं होते क्यों, तो उन्होंने कहा कि ये एक ऐसे उद्देश्य होते हैं जिनको हम अगर चाहें कि एक कक्षा कक्ष की सहायता से इनको प्राप्त कर लिया जाए तो वो पॉसिबिलिटीज यहां पर नहीं बनती। तो उसे हम यहां पर जिस नाम से जानते हैं वो क्या कहलाता है, तो उसने कहा कि जनरल ऑब्जेक्टिव जिसको प्राप्त करने में एक लॉन्ग टाइम वाला पीरियड जो है वो आपके पास लगता हुआ दिखाई दे सकता है कि 10 साल लग जाए, 12 साल लग जाए, 15 साल लग जाए। तो इसलिए यहां पर हमारे पास जब जनरल ऑब्जेक्टिव की बात की तो उन्होंने जो महत्वपूर्ण क्वालिटी वाली बात की, अगर हम चाहें कि एक कक्षा कक्ष में हम एक दिन विद्यार्थियों को बिठाएं और हमने कोई जनरल ऑब्जेक्टिव तय कर लिया और ये चाहें कि ये जनरल ऑब्जेक्टिव जो है वो आज की कक्षा कक्ष में पूर्ति हो जाएगा, तो ऐसी पॉसिबिलिटीज नहीं है। अर्थात इसको परिवेश विशेष की सीमाओं के अंदर एक निश्चित टाइम पीरियड के अंदर जो है आप और हम बांध नहीं सकते। इसके लिए जो है वो आपके पास यहां पर लॉन्ग टर्म प्रोसेस लगती है और हो सकता है कि आप विद्यार्थी की पहली क्लास, फर्स्ट क्लास से लेकर के 12th तक या ग्रेजुएशन तक जाए तब जाकर के कहीं ना कहीं उसके पास आपने कोई एक ऑब्जेक्टिव निर्धारित कर रखा हो, उसको प्राप्त करने में सक्षम हो। वो तो वहां पर देखा जाएगा कि किसमें यहां पर किस प्रकार की एबिलिटी है, उस कॉन्टेक्स्ट में हम उसको देखने का प्रयास करते हैं। तो यहां पर इनमें जनरल जो है बात है, पहला पॉइंट आपके पास कि मापने वाला एक कीवर्ड जो आपको याद कि इनको हम मेजरेबल के कॉन्टेक्स्ट में नहीं काउंट करते। क्यों? क्योंकि अपन ने रीजन इसका सुन लिया। अब यहां पर बात आई
कि पहला पॉइंट आया कि विद्यार्थियों में गिनने की क्षमता का विकास करना। जैसे अगर आप चाहो तो इस पॉइंट को एक दिन में आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं। आप अगर एक दिन में जो है इसको बिठाओ सामने और कह दो कि जल ये जो है पॉइंट यहाँ पर गिन करके बता दे, देख लो जो आपके पास यहाँ पर प्राइमरी कक्षा के जो नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं, न जाने कितने एंगलों से कितने प्रकार से जो उसको सिखाने का प्रयास करते हैं, तब जा करके हो सकता है कि 2 महीने, हो सकता है कि 4 महीने, 10 महीने, 12 महीने, 18 महीने भी लग जाएं। फिर पॉइंट कि विद्यार्थियों में जो है वो अवधारणा, संकल्पना, सिद्धांत, नियम एवं सामान्यीकरण के निर्माण की क्षमता विकसित करना। ये बात यहां पर आती है कि कोई कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो, प्रिंसिपल की बिल्डिंग हो, उसमें वहां पर कैपेसिटी बिल्डिंग हो, वो रूल जो है प्रॉपर समझ सके, वो किसी चीज का जनरलाइजेशन कर सके। अभी जनरलाइजेशन करना, रूल को जो है वो यहां पर एक्सेप्टिंग करना, एक प्रिंसिपल को जो है वो अंडरस्टैंड करना, संकल्पना, अवधारणाओं को जो है, कॉन्सेप्ट को, अजम्पशंस को समझना, इसके लिए टाइम तो लगता है। तो ये जो है आपको यहां पर इसलिए जो है बताए जा रहे हैं इस पॉइंट के कॉन्टेक्स्ट में कि हम यहां पर प्राथमिक कक्षा के जो विद्यार्थी हमारे सामने जब होते हैं तो उन विद्यार्थियों के लिए ये जो है कितने यूजफुल होगा या कितना यूजफुल नहीं होगा, उस संदर्भ में जो है ये बात की जा रही है। ठीक है, कि उनको हम प्राइमरी लेवल पर हमारे गणित पढ़ाने के एक सामान्य उद्देश्य क्या हो, क्योंकि जिंदगी के पड़ाव में ये तो तय है कि जब भी अगर हम कोई काम करना चाहते हैं, तो काम करने से पहले अगर हमारे सामने उद्देश्य नहीं होगा तो हम यहां पर उसको जो देना चाहते हैं, विद्यार्थी जो लेना चाहता है वो कभी नहीं ले पाएगा। एक प्रॉपर जो है वो ऑब्जेक्टिव यहां पर डिसाइड होना चाहिए। तो उस कॉन्टेक्स्ट में जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है, उस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में 2 प्रकार के ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, जिसमें एक ऑब्जेक्टिव हमारे पास एक प्रकार के जो होते हैं उसको जनरल ऑब्जेक्टिव, जिसको सामान्य उद्देश्य कहा, और दूसरे को हम यहाँ पर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, जिसको इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव कहते हैं, वो जो है हमारे पास आते हैं। और इन दोनों को लेकर के हम हमारा टीचिंग का जो प्रोफेशन है वो शुरू करते हैं और विद्यार्थी जो है अपने लर्निंग के प्रोसेस शुरू करता है। क्योंकि दोनों को ये क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या पढ़ना है, दोनों को ये क्लियर होना चाहिए, इस एस्पेक्ट वाले को भी कि इसको क्या पढ़ाना है। क्योंकि अगर यही नहीं पता होगा कि मुझे क्या पढ़ाना है, इसको यही नहीं पता है कि क्या पढ़ना है, तो फिर ये जो है बहुत लंबी बात आती हुई दिखाई देती है। फिर हमारे पास यहां पर कि जो गतिपरक विद्यार्थी होते हैं में वास्तव में अनुभव करने या शारीरिक गतिविधियों को सीखने के योग्य बनाना। मतलब यहां पर एक बात कही उसने, काइनेस्थेटिक लर्नर की जो बात करता है, गतिपरक विद्यार्थियों की बात करता है वो, तो उनको जो है यहां पर गति जो सीखने की जो गतिविधियां होती हैं उसके योग्य बनाना। क्योंकि शुरुआती दिनों में बाय बर्थ जब हम बात करें तो यहां पर कोरिस्लेट के रूप में हैं। जब अगर हम कोरिस्लेट के रूप में हैं तो उनको सिखाना तो है कुछ ना कुछ, और उनको गति में तो लाना है। वो तो डिपेंड ऑन करता है कि गति में लाने वाला जो है कितना विद्वान है। क्योंकि कभी कभी कई बार ये बातें आती है कि ये जो प्रोफेशंस होते हैं ये हर किसी के बस की बात भी नहीं है, हर किसी की बस की यहां पर बात नहीं है। क्योंकि कितनी शिद्दत के साथ, कितने पॉजिटिविटी के साथ जो है ये व्यक्ति यहां पर खड़ा हुआ है और उनको गतिपरक, हो सकता है कि काइनेस्थेटिक वाले पॉइंट पर लाने में लंबा समय लग जाए। अगर आप चाहो कि मैं बस एक कक्षा लूंगा यहां पर 40 मिनट की और उस 40 मिनट की कक्षा में सारे के सारे विद्यार्थी जो है वो गणित करेंगे, तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। फिर बात आई कि विद्यार्थियों को अनुशासनात्मक ढंग से गणित का अध्ययन कर आत्मनिर्भर एवं स्वतंत्र बनाना। एक पॉइंट आया कि डिसिप्लिन वाइज इंडिपेंडेंट आत्मनिर्भर बनाना है, सबसे बड़ा इशू है। क्योंकि यहां पर कई बार ये चर्चाएं होती है कि यदि किसी व्यक्ति को भूख लगती है तो उसे आप मछली मार करके अगर उसको खिलाना है तो आपने उसको खिला दी, लेकिन अगली बार जब और भूख लगेगी तो फिर वो आपके पास यहां पर आएगा।
तो उन्होंने ये कहा कि उसे मछली मारने की कला में जो है दक्ष बना दिया जाए, ताकि अगली बार उसके पास उस प्रकार की समस्याएं या अगर प्रॉब्लम्स आती हैं तो उस प्रकार की समस्याओं या प्रॉब्लम्स को वो निपटाने में जो है खुद या स्वयं जो है वो वहां पर सक्षम हो। तो उसको हम यहां पर जिस नाम से जानते हैं वो हमारे पास यहां पर क्या कहलाता है, तो वो पॉइंट आपके पास की अनुशासनात्मक ढंग से उसको आत्मनिर्भर बनाना। क्या ये पॉसिबिलिटीज है कि आप और हम कहें कि मैंने आज 40 मिनट की कक्षा ली और उस 40 मिनट की कक्षा में मैं उसको यहां पर आत्मनिर्भर बना दूंगा गणित में? ये पॉसिबिलिटीज नहीं होती है। न जाने इसके लिए यहां पर कितनी बार टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, तब जाकर के उसके पास ये बात आती हुई दिखाई देगी। फिर उसके बाद में यहां पर कि विद्यार्थियों की जो विचार प्रक्रिया होती है उसका गणितीकरण करना, हर बात को कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको सोचे, उस पर विचार करे, उस पर चिंतन करे। क्योंकि जब अगर वो उसको सोचेगा, उस पर विचार करेगा, तब जाकर के ये पॉसिबिलिटीज आती हुई दिखाई देगी कि विचार प्रक्रिया का जो है गणितीकरण करना। क्योंकि दम तो है इस बात में कि जैसे हम यहां पर जिस प्रकार की विचार प्रक्रिया हमारी होगी उसी प्रकार से हम डेवलप होते हैं। यदि हमने गणित की प्रति जो है वो विचार प्रक्रिया पॉजिटिव सेंस में अगर ले जाते हुए दिखाई दिए तो हम उसी प्रकार के वहां पर बन जाएंगे। लेकिन यदि हमने ध्यान नहीं दिया तो नहीं हो पाएगा। तो ये भी क्या हम यहां पर एक दिन के कक्ष में खड़े होकर के मेजर कर सकते हैं कि हाँ इसकी विचार प्रक्रिया का गणितीकरण कर दिया? नहीं। अगर आप गणित के शिक्षक हैं, यदि आप गणित के टीचर हैं, तो उस बात के लिए न जाने आपको कितनी कक्षाओं को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, तब जाकर के ये पॉसिबिलिटीज बनती हुई दिखाई देती है। फिर यहां पर गहन चिंतन को विकसित करना, इंटेंसिव थिंकिंग प्रोसेस को डेवलप करना है, थिंक करना। क्योंकि कई बार जब अगर आप यहां पर प्रॉब्लम्स को जब सॉल्व कर रहे होते हो तो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के कॉन्टेक्स्ट में जो आपके पास यहां पर बात आती हुई दिखाई देती है कि आप उसको एक बार में वहां पर सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए जो है इंटेंसिव थिंकिंग की जरूरत पड़ेगी। और गहन चिंतन कब विकसित होगा? तो जब कक्ष में एक अध्यापक ने विद्यार्थियों से इंटरेक्शन करके उनको इस प्रकार के चांस दिए होंगे, तब तो जाकर के उसमें वहां पर गहन चिंतन की प्रक्रिया विकसित हो जाएगी। दूसरी बात कि आपकी कक्षाओं में इंडिविजुअल डिफरेंसेस बहुत होते हैं, इसलिए हो सकता है कि आपको टाइम ड्यूरेशन जो है उनके हिसाब से वहां पर अलग अलग लगता हुआ दिखाई दे। तो ये हमारे पास यहां पर हमने एक प्राथमिक लेवल पर गणित शिक्षण के मैथमेटिक्स टीचिंग के लिए क्या जनरल ऑब्जेक्टिव होता है या हो सकता है उनके बारे में हमने यहां पर चर्चा की। अब बात आई यहां पर गणित शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग। गणित शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य में एक तो हमको यहां पर ये कि जो ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं इनको हम यहां पर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, अनुदेशनात्मक उद्देश्य या व्यवहारिक उद्देश्य भी कहते हैं, जो यहां पर मापनीय होते हैं, मेजरेबल होते हैं। और जब अगर कोई टीचर कक्षा में जाने से पहले अपनी पाठ योजना का सफलतापूर्वक निर्माण करता है तो उसमें उसके द्वारा उस दिन पर्टिकुलर कौन सा टॉपिक पढ़ाया जाएगा, उस टॉपिक से रिलेटेड वो जनरल ऑब्जेक्टिव पहले ही डिसाइड कर लेता है। उस टॉपिक से रिलेटेड जो है वो आपके पास स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव पहले से ही डिसाइड कर लेता है। तो जनरल ऑब्जेक्टिव के लिए तो न जाने कितनी जो है वो लेसन प्लान्स लगेंगे, लेकिन पर्टिकुलर दैट टाइम उस दिन जो है उसका वहां पर टॉपिक क्या था उससे रिलेटेड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को एक कक्ष में वहां पर प्राप्त कर सकता है। और यदि वो एक कक्ष में उनको प्राप्त कर सकता है तो वो मेजरेबल आपके पास वहां पर होते हैं। यदि प्राथमिक लेवल पर गणित के शिक्षक ने ये सोचा कि आज जो है वो मैं यहां पर इनको 2 का पहाड़ा या 4 का या 3 का पहाड़ा जो है वो मैं सिखाऊंगा,
इसके लिए जो है उसने वहां पर 30 मिनट की कक्षा ऑर्गेनाइज की। गणित का शिक्षक अपने लेसन प्लान में ये नोट डाउन कर सकता है या करके ले जा सकता है कि विद्यार्थी 2 का फाड़ा लिख सकेंगे, विद्यार्थी 2 का फाड़ा बोलकर सुना सकेंगे, 3 का फाड़ा जो है वो लिख सकेंगे, 4 का फाड़ा जो है वो यहां पर सुना सकेंगे। अब यहां पर यदि उस टीचर ने विद्यार्थी से पूछा और विद्यार्थियों ने अगर उसका जवाब दे दिया तो टीचर ये कहेगा कि मैंने आज ये विशिष्ट उद्देश्य या अनुदेशनात्मक उद्देश्य या व्यवहारिक उद्देश्य बनाया और इस अनुदेशनात्मक या विशिष्ट उद्देश्य को मैंने यहां पर एक कक्ष में प्राप्त कर लिया। कभी ऐसा भी हो सकता है कि सारे विद्यार्थी जो है वो वहां पर उसका उत्तर नहीं दे पाए, लेकिन सैंपलिंग मेथड के आधार पर उन्होंने वहां पर किसी एक विद्यार्थी को स्टैंड अप किया और उसने जो इसका उत्तर दिया, तो उस कॉन्टेक्स्ट में उसने एक अज्यूम कर लिया कि हाँ ये जो है विशिष्ट जो उद्देश्य होते हैं, जो अनुदेशनात्मक उद्देश्य होते हैं, जिनको हम व्यवहारिक उद्देश्य भी कहते हैं, इनको हम यहां पर एक कक्ष के कालखंड में जो है इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इन्हें यहां पर एक नाम और दिया गया। तत्काल एक उद्देश्य के नाम से भी हम, इमीडिएट ऑब्जेक्टिव के नाम से भी हम इनको जानते हैं। बहुत क्वालिटी इंप्रूवमेंट वाली ये बातें हैं, इसलिए जो है आप इसमें यहां पर अपने आप को अपडेट करें, ध्यान दें कि यहां मेन जो है वो आपके पास थिंकिंग प्रोसेस के कीवर्ड क्या है। ठीक है, तो ये जो आपके पास आया विशिष्ट उद्देश्य वाला पॉइंट, या आपके पास अनुदेशनात्मक उद्देश्य इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, या तत्कालिक उद्देश्य इमीडिएट ऑब्जेक्टिव, या व्यवहारिक उद्देश्य बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव के नाम से भी हम इनको जाना और पहचाना। और टीचर ने जब इनको अपनी कॉपी में वहां पर लिखने का प्रयास किया तो वो कॉपी में जो है वो उसने वहां पर किस प्रकार से लिखा, तो उसने वहां पर उसको सकेंगे के फॉर्म में, विल के फॉर्म में लिखा, क्योंकि वो पाठ योजना में पहले अपने घर से बना करके लाता है। जब अपना लेसन को जब टीच करता है, टीच करने के दौरान इन द बिटवीन पाठ के अंतर्गत वहां पर उसने पढ़ाने के बाद प्रश्नों को पूछा, रिकैपिचुलेशन क्वेश्चंस के अंतर्गत उसने पूछा और उन प्रश्नों के उत्तर विद्यार्थियों ने दे दिए। तो इसलिए हम यहां पर इनको व्यवहारिक, तात्कालिक, अनुदेशनात्मक या विशिष्ट उद्देश्य के नाम से जानते और पहचानते हैं। अब यहां पर एक बात इसमें आगे आती हुई दिखाई दी कि एक ब्लूम के टैक्सोनॉमी है, जो ब्लूम है उसकी एक वर्गीकी है, और उस वर्गीकी में यहां पर संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, संज्ञानात्मक कॉग्निटिव, अफेक्टिव, और वो जो है आपके पास यहां पर साइकोमोटर क्रियात्मक, जिसका कहीं कहीं पर नाम मनोगत्यात्मक भी मिलता हुआ दिखाई देता है, कहीं कहीं पर नाम। तो ये आया आपके पास यहां पर ट्रिक के कॉन्टेक्स्ट में, वो बात आई आपके पास यहां पर कैप, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, और एक आपके पास यहां पर क्या आया, तो वो आया आपके पास यहां पर साइकोमोटर डोमेन। तो ये कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर की जब हमने यहां पर बात की, तो ये कॉन्टेक्स्ट या ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्या कहता है, तो जीवन के पड़ाव में जो मस्तिष्क वाला जो हिस्सा है उसका कनेक्शन है आपके पास यहां पर कॉग्निटिव डोमेन्स है। जो आपके पास हार्ट वाला जो हिस्सा है वो है आपके पास यहां पर कनेक्शन, जिसका वो है अफेक्टिव डोमेन। और जब साइकोमोटर डोमेन की बात करते हैं तो ये जो मोटर पैटर्न ऑफ बिहेवियर होता है, जो हमारी स्किल्स होती है, जो हमारे यहां पर ये हाथों का जो मूवमेंट है, जहां पर हम लेग्स के मूवमेंट्स की अगर हम बात करें, तो ये बातें जहां साइकोमोटर मतलब आपका शरीर जो है वो मनोगत्यात्मक कॉन्टेक्स्ट में आगे की तरफ अगर बढ़ता हुआ दिखाई देता है, तो वो बात उसमें आती है। तो इसलिए ब्लूम ने अपने टैक्सोनॉमी के अंतर्गत जब यहां पर क्लासिफिकेशन में 3 भागों में वर्गीकरण करता है कि एक नाम कॉग्निटिव, एक आपके पास यहां पर अफेक्टिव और एक आपके पास साइकोमोटर, तो आपको ये समझ में आ गया कि कॉग्निटिव का हिस्सा ब्रेन है, अफेक्टिव का हार्ट है
और ये जो हमारे पास यहाँ पर मूवमेंट वाले जो पॉइंट हैं, जहां पर हमारे पास स्किल्स जैसी कोई बातें आती हुई दिखाई देती है, तो वो वाला हिस्सा जो है जाता हुआ दिखाता है, वो कहां है, तो वो आपके पास जाता है इसमें, यहां पर किसमें, मनोगत्यात्मक या साइकोमोटर डोमेन में जाता है, जिसको ब्लूम के टैक्सोनॉमी के 3 पॉइंट्स आप यहां पर एज ए ट्रिक के फॉर्म में केप वाले पॉइंट्स जो है इसको लंबे समय तक याद रख सकते हैं। ठीक है, फिर जब हम यहां से आगे की तरफ बढ़े तो ब्लूम के टैक्सोनॉमी के अनुसार जो आपके पास यहां पर कॉग्निटिव डोमेन होता है, उस कॉग्निटिव डोमेन को जो है वो यहां पर इस प्रकार से वर्गीकरण उन्होंने किया था, जिसमें सबसे पहला वाला पॉइंट आपके पास आता है नॉलेज, फिर आता है अंडरस्टैंडिंग, या जिसको हम यहां पर एक अनदर नाम कॉम्प्रिहेंशन के नाम से भी जानते हैं, फिर आपके पास आता है एप्लीकेशन, फिर एनालिसिस, फिर सिंथेसिस, और सिंथेसिस का एक नाम जो है वो क्रिएटिंग भी आता है, और एक जो है वो आपके पास यहां पर एवोल्यूशन। तो ये ब्लूम का जो टैक्सोनॉमी है, उस टैक्सोनॉमी में यहां पर नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, एवोल्यूशन, एक तो ये आपको क्रम से याद होना चाहिए कि पहला पॉइंट आपके पास नॉलेज के बाद अंडरस्टैंडिंग, के बाद एप्लीकेशन, के बाद एनालिसिस, के बाद सिंथेसिस, के बाद एवोल्यूशन। अगर आपसे पूछे इसमें कि ये वाला क्रम क्या है, तो ये जो है कॉग्निटिव पक्ष का जो है वो लो वाला लेवल है, और ये वाला जो है वो उसका हाई वाला लेवल है। जैसे जैसे हम यहां पर नॉलेज से अंडरस्टैंडिंग की तरफ, अंडरस्टैंडिंग से एप्लीकेशन से, एनालिसिस से होते हुए सिंथेसिस से एवोल्यूशन की तरफ अगर बढ़ते हैं, तो ये वाला हिस्सा जो है वो उसमें यहां पर क्या कहलाता है, तो उसने कहा कि लोअर टू हायर। तो इसलिए नॉलेज होना लोअर का हिस्सा, लेकिन मूल्यांकन करने की क्षमता उसमें होना ये उसकी हाई कैपेसिटी का हिस्सा है। ठीक है, तो एक तो आप ये क्रम से याद रखोगे कि किसी भी एग्जाम की जोन है, जब अगर हम यहां पर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव की बात करें, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें, तो उसमें आपके पास यहां पर ब्लूम के टैक्सोनॉमी का जो कॉग्निटिव डोमेन का हिस्सा, संज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत आने वाली ये बातें, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, एवोल्यूशन एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और इसी बिहाव पर जो है उसमें कहीं ना कहीं हम यहां पर आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर ये जो हमारे पास ज्ञान, तो यदि हमने अगर कहा यहां पर कि जैसे मान लो मैंने कोई टॉपिक पढ़ाया, मान लो मैंने अगर क्षेत्रफल पढ़ाया या मैंने यहां पर वृत्त पढ़ाया, तो मैं ये कहूं, मैं यहां पर अगर ये कह दूं कि विद्यार्थी है वो वहां पर किसी फॉर्मूले का सूत्र जो है वो लिख सकते हैं क्षेत्रफल के कॉन्टेक्स्ट में, तो ये बात आपके पास आती हुई दिखाई देगी नॉलेज। जैसे मैं अगर यहां पर पर्यावरण की अगर बात करूं और मैं ये कहूं कि विद्यार्थी पर्यावरण को परिभाषित कर सकेंगे, तो ये टाइटल जो है वो हमारे पास यहां पर आता हुआ दिखाई दिया किसका, तो उन्होंने ये कहा कि ये जो है आपके पास यहां पर नॉलेज का पॉइंट है। लेकिन अंडरस्टैंडिंग, समझ, तो ये उससे थोड़ा सा आपके पास यहां पर ऊंचा वाला पॉइंट है, ये समझ। और समझ के अंतर्गत हम इस प्रकार से कैलकुलेशन कर सकते हैं कि अपने शब्दों में डिफाइन कर सकते हैं, अपने शब्दों में जो है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो वो हिस्सेदारी चली जाती है आपके पास समझ में। अगर मैंने यहां पर एक गणित का फॉर्मूला दिया, उसके बिहाव पर एक प्रश्न है, उसका उत्तर जो है उनको निकाल करके बता दिया, अब यहां पर विद्यार्थी के सामने कोई दूसरा प्रश्न आया और उसने अपनी समझ से उस प्रश्न का उत्तर निकाल दिया, तो देन अंडरस्टैंडिंग। सेम का जो मैंने बताया वापस उससे वही करवाया, तो वो आपके पास यहां पर हिस्सा है नॉलेज का। लेकिन मैंने यहां पर करवा और उस बिहाव पर उस रिलेटेड दूसरा अगर दिया, तो वो आपके पास यहां पर अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्रिहेंशन का हिस्सा जाता है। जब एप्लीकेशन की बात करते हैं, अनुप्रयोग की बात करते हैं, तो इसका मतलब होता है कि उन चीजों का जब अपने उसमें वो यूटिलाइज करने लग जाए, जब उसको प्रयोग करने लग जाए, तो उसको हम यहां पर तीसरे वाले पॉइंट एप्लीकेशंस के अंतर्गत रखते हुए दिखाई देते हैं।
चौथे वाले में विश्लेषण में उसने कहा कि गणितीय उदाहरणों को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना, यहां पर उसका नाम ही है एनालिसिस करना। तो जो कॉन्सेप्ट है उसको स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय जब अगर उसको क्लासिफाइड करने के योग्य हो जाता है तो उसको हम यहां पर जिसके अंदर रखते हैं वो पॉइंट कहलाता है आपके पास एनालिसिस। लेकिन सिंथेसिस के अंतर्गत कि जो हमारे पास यहां पर अलग अलग सब बिखरा हुआ है, गणितीय उदाहरणों को छोटे छोटे हिस्सों से एक करना संश्लेषण कहलाता है। जब वो कई सारी बातें अगर उसके पास आ जाए और उसके बिहाव पर एक कोई कॉन्सेप्ट, एक कोई अवधारणा, एक कोई प्रिंसिपल, एक कोई रूल, एक कोई जनरलाइजेशन के पास जा करके वो खड़ा कर जाए या उसको इकट्ठा कर दे प्रॉपर तरीके से सफलतापूर्वक, तो उस वाली बात को हम यहाँ पर संश्लेषण के नाम से जानते हैं, सिंथेसिस के नाम से जानते हैं। सिंथेसिस मतलब आपके पास यहाँ पर इकट्ठा करना, एनालिसिस मतलब जो है वो आपके पास यहाँ पर उसको अलग अलग करना। और उन्होंने कहा कि इन सबसे बढ़िया और इन सबसे बेस्ट तो हमारे पास यहाँ पर जो नाम आता हुआ दिखाता है वो कौन सा है, तो उसने यहाँ पर कहा कि मूल्यांकन करना, जिसके अंतर्गत हम यहाँ पर कहें कोई टाइटल हमारे पास आए तो हमने कहा कि उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन कर सकेगा, दो बिंदुओं में यहाँ पर तुलना कर सकेगा। तो ये जो आपके पास यहाँ पर आलोचनात्मक मूल्यांकन करना, समीक्षा करना, दो बिंदुओं में यहाँ पर जो है समानता असमानताओं को जो है वो वहाँ पर बताना, ये सारी बातें जो है वो मूल्यांकन के अंतर्गत आती हुई दिखाई हैं, जिसको ब्लूम के टैक्सोनॉमी में इसको हम कहाँ रखते हैं तो हाई कैटेगरी में ले जाकर के इसको रखते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, अब यहां से जब अगर हम आगे की तरफ अगर चलें तो एक आता है आपके पास यहां पर साइकोमोटर डोमेन। और साइकोमोटर डोमेन के अंतर्गत उसने ये कहा कि जो इसका क्रियात्मक पक्ष होता है, जिसको हम मनोगत्यात्मक पक्ष भी कहते हैं, ये जो है यहां पर गणित कॉन्टेक्स्ट में एक आपके पास रेखांकन करने वाला पॉइंट ड्राइंग, एक आपके पास यहां पर प्रकलन करना, मैनिपुलेटिंग करना, परिचालन करना अलग अलग तरीके से उसको, जिसमें आपके यहां पर ये मोटर पैटर्न ऑफ बिहेवियर का बड़ा रोल होगा, और एक आपके पास यहां पर मॉडल निर्माण करना, मॉडल मेकिंग करना, ये बातें जो है आती हुई दिखाई देती है। तो अपनी एग्जाम के लेवल के हिसाब से यहां पर अगर पूछता है कि नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, एवोल्यूशन किसका हिस्सा है, तो आप कहोगे कि ये ब्लूम के टैक्सोनॉमी के अनुसार संज्ञानात्मक पक्ष, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के जो है वो हिस्से हैं। लेकिन अगर वो आपको कहता है यहां पर कि ड्राइंग या फिर जो है वो आपके पास मैनिपुलेटिंग या मॉडल मेकिंग ब्लूम के टैक्सोनॉमी के अनुसार कॉग्निटिव में जाएंगे कि अफेक्टिव में जाएंगे कि साइकोमोटर में जाएंगे, तो ये हिस्सा जो है वो आपके पास यहाँ पर किस में जाता हुआ दिखाई देगा, वो है आपके पास यहाँ पर क्रियात्मक पक्ष में साइकोमोटर में जाते हुए दिखाई देंगे। ये जो है अपने को यहाँ पर इसमें याद रखना है। फिर यहाँ पर हमको जो है वो ब्लूम के एक टैक्सोनॉमी का बढ़िया और ब्रॉड वाला एक क्लासिफिकेशन भी इसमें देखने की जरूरत या आवश्यकता महसूस होती है, जिसको हम अगले लेक्चर में कहीं ना कहीं देखेंगे। ठीक है, जय हिंद।